तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमें इसे अच्छे से समझना है ताकि हम इसको एग्जाम में सारे इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रहे। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि बहुत जरूरी है विजयनगर के बारे में जानना, वो पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ। विजयनगर जो है उसको हम आजकल हम्पी भी कहते हैं। और विजयनगर, बहुत बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझते हैं कि विजयनगर सिर्फ एक शहर का ही नाम है। विजयनगर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक पूरा एम्पायर था जो साउथ इंडिया में था। और साउथ इंडिया में ये सिचुएटेड था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा। तुंगभद्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और उसके बैंक्स पे ये सिचुएटेड था। आज प्रेजेंट डे कर्नाटका में ये विजयनगर जो शहर है ये लोकेटेड है। विजयनगर को अगर हम बांटे तो विजय का मतलब होता है जीतना और नगर मीन्स सिटी, सो इट्स अ सिटी ऑफ विक्ट्री as you can understand from its name. And Vijayanagar, it was founded in the 14th century. It was a Hindu empire and it was founded in the 14th century by two brothers, Harihara and Bukka, in 1336. And the name Hampi, जो हम्पी जो नाम है वो वहां पे एक मदर गॉडेस है पंपा देवी, उनके नाम से ये हम्पी ये शब्द बना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विजयनगर क्यों कहते हैं और हम्पी क्यों कहते हैं। और विजयनगर जो है ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये जानना। ये कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कौन थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पे आए थे, एक ऑफिशियल थे, एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन कौन होता है? जो एंटीक्स को स्टडी करता है। वो एक कार्टोग्राफर भी थे, यानी कि जो मैप्स बनाते हैं। And he was the first Surveyor General of India in 1815. And he was the one who first prepared the survey map of Hampi. तो आज हमारा जो कुछ भी जो हम जानते हैं हम्पी के बारे में या समझते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कर्नल कॉलिन मैकेंजी। बाद में बहुत लोग आए, बाद में इंस्क्रिप्शंस पढ़ा गया, पर कर्नल कॉलिन मैकेंजी एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे जिनके थ्रू हमें विजयनगर के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिली है। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द डायनेस्टीज। डायनेस्टीज, यहाँ पे 4 डायनेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी जो विजयनगर एम्पायर में रूल करती थी। सबसे पहला डायनेस्टी था संगमा डायनेस्टी फ्रॉम 1335 टू 1485। ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक इसने विजयनगर को रूल किया। After that came the Saluva dynasty, then the Tuluva dynasty, जो कृष्णदेवराय जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे इस विजयनगर एम्पायर के, वो इसी तुलुवा डायनेस्टी के थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार स्टूडेंट से पूछा जाता है कि कृष्णदेवराय बिलोंग टू विच डायनेस्टी। सो इट वाज तुलुवा डायनेस्टी। After that is the Aravidu dynasty. This is the last dynasty. And after that, the Vijayanagar Empire came to an end. So students, you have to remember this. It was located on the banks of river Tungabhadra. It was ruled by 4 dynasties. It started in the 14th century and lasted till the 17th century. After that, it came to an end. And it's called as Hampi because of the name of mother goddess Pampa Devi. So विजयनगर एम्पायर जो साउथ इंडिया में थी, उसके नॉर्दर्न साइड पे कौन कौन और रूलर्स थे जिनके साथ इनका कांस्टेंट कन्फ्रंटेशंस होते रहते थे। तो नॉर्दर्न साइड पे जो एम्पायर था वो सल्तनत्स थे, वो मुस्लिम सुल्तान्स थे, 4 इंपॉर्टेंट थे। उनके साथ हमेशा ही प्रॉब्लम्स रहती थी। और साथ में गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा। और ये कन्फ्रंटेशन क्यों होता था, क्यों वॉर लाइक सिचुएशन हो जाता था इनके बीच में? बिकॉज यहाँ पे एक फर्टाइल रिवर वैली था
between the Tungabhadra river and the Krishna river there was this fertile region, the Raichur Doab. उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको लेने के लिए ये हमेशा सारे किंग्स के बीच में प्रॉब्लम्स हमेशा रहती थी। और वहां पे जो बाकी जो पोर्ट्स वगैरह थे उनसे जो ल्यूक्रेटिव ओवरसीज ट्रेड होती थी, तो इन पोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए या रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए भी हमेशा वॉर्स इनके बीच में, वॉर लाइक सिचुएशन कह सकते हैं, बनी रहती थी। एक्चुअल वॉरफेयर तो नहीं था लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन था। वहां के राजा को हम क्या कहते थे? जो विजयनगर किंगडम के जो राजा थे उनको हम रायास कहते थे, और जो चीफ्स होते थे, मिलिट्री चीफ्स, उनको हम नायकास कहते थे। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं एंड दीज टर्म्स नीड टू बी रिमेम्बर्ड। अब इस टाइम पे हॉर्सेस दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज हॉर्सेस उस टाइम पे कैवलरी जो था, कैवलरी वो होता है कि हॉर्सेस जिन पे लोग बैठ के और वॉरफेयर करते हैं, तो हॉर्सेस वो वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। एंड ये जो विजयनगर किंगडम के जो लोग थे ये इंपोर्ट करते थे हॉर्सेस, वेयर फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड अरेबिया, जो आज प्रेजेंट डे आप देख रहे हो ना, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये रीजन है, वहां से ये लोग साउथ इंडिया लेके आते थे। और जो विजयनगर किंगडम में जो कुछ लोकल जो हॉर्स मर्चेंट्स जिनको कहा जाता था, उनको क्या कहते थे? खुदिराई चेट्टीज। दे पार्टिसिपेटेड इन द हॉर्स ट्रेड। उनका काम था कि वो जो ये अरब मर्चेंट्स हैं उनसे ये खरीदते थे और फिर ये बाकी आगे लोगों को बेचते थे, मे बी किंग्स, नायकास, उनको बेचा जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है खुदिराई चेट्टीज, ये स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब क्या हुआ, 1498 से पोर्टुगीज जो थे वो भी आने लग गए इंडिया में। आपको पता ही है, वास्को डी गामा 1498 में कालीकट, प्रेजेंट डे कोझिकोड, यहाँ पे आया था और यहाँ पे वो क्या करना चाहते थे? ट्रेड करना चाहते थे। तो ये उस समय ये विजयनगर किंगडम में ही आए थे ये लोग। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रेडिंग जो था वो सेंट्रल एशिया और अरेबिया से तो हो ही रहा था, अब पोर्टुगीज भी आ गए थे। और ट्रेड और चीजों में होता था, जैसे स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, प्रेशियस स्टोन्स। और विजयनगर चूंकि एक बहुत ही वेल्दी किंगडम था, तो यहाँ पे बहुत डिमांड था हाई वैल्यू एक्सोटिक चीजों की, जैसे प्रेशियस स्टोन्स और ज्वेलरी, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत रिच थी। ये रायास जो थे, इन्होंने एक बहुत ही स्टेबल एम्पायर बिल्ड किया था, जिसकी वजह से लोग वहां पे वेल्दी थे और उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा ऐसी चीजों की थी जो बहुत हाई वैल्यू की थी। और किंगडम को भी फायदा हो रहा था क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होता है ना, अगर ट्रेडर्स हैं वो कुछ बेचते हैं तो उनको कुछ किंग्स को भी तो देना पड़ता है, तो वो जब किंग्स को देते तो उससे किंग्स को भी और पूरी किंगडम को भी फायदा होता था उस रेवेन्यू से। तो इसलिए ट्रेड जनरेटेड रेवेन्यू व्हिच लेड टू प्रॉस्पेरिटी। अब कृष्णदेवराय के बारे में हम थोड़ा सा वो जानना चाहते हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक उन्होंने रूल किया। The period was from 1509 to 1529 CE, and he was the most powerful of all the Rayas, and he belonged to the Tuluva dynasty. I'm telling this again because I want you to learn the name of this dynasty. The period is not that important, but the dynasty is really important. Now, उसके उनके एक्सपेंशन के बारे में हमें जानना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, वो क्यों इतने पावरफुल किंग थे। तो इन 1512 ही acquired the रायचूर द्वाब। अभी मैंने बताया कि रायचूर द्वाब जो था वो रीजन था between the Krishna and the Tungabhadra river, and it was a very fertile region. तो कृष्णदेवराय ने 1512 में ही acquired the रायचूर द्वाब। In 1514 he subdued the rulers of Odisha. वो गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा, उनको उन्होंने सबड्यू किया। तो एक तरह से वो भी, क्योंकि उनके साथ हमेशा कन्फ्रंटेशन होती रहती थी, तो उनको सबड्यू करने से
ये लोग विजयनगर एम्पायर काफी पावरफुल हो गई। In 1520 he defeated the Sultan of बीजापुर। सुल्तान ऑफ बीजापुर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उनको भी जब डिफीट किया तो विजयनगर एम्पायर ऑटोमेटिकली काफी पावरफुल हो गई। तो इसी वजह से कृष्णदेवराय जो है वो एक इतना इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं इन द इस पूरे एम्पायर में। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि उन्होंने सिर्फ एक्सपैंड किया, उन्होंने कंसोलिडेट भी किया इस एम्पायर को। सिर्फ जीतना काफी नहीं होता है, जीत के बाद सब कुछ को अच्छे से संभालना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही कृष्णदेवराय ने किया। उनके किंगडम में बहुत अनपैरेलल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी। ही बिल्ड सम फाइन टेम्पल्स, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स उन्होंने बनाए, और कुछ में तो उन्होंने गोपुरम्स बनवाए। गोपुरम्स क्या थे? ह्यूज गेटवेज, कुछ 10-10 स्टोरीज के भी होते थे, इतने ऊंचे और इतने इंप्रेसिव गोपुरम्स होते थे। वो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन टेम्पल्स में बनवाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। He also built a suburban township near Vijayanagara called Naglapuram after his mother. उनकी मदर के नाम से उन्होंने एक शहर बनवाया, एक टाउनशिप बनवाया, जिसको कहते हैं नगलापुरम, which is also a very important point to remember, students. Next, after this is the peak of the Vijayanagar Empire. जब ये पीक पे था, after this the empire started declining. So what are the reasons for the decline of the empire? Number one would be weak successors of Krishnadeva Raya, who were troubled by rebellious nayakas or military chiefs. क्योंकि कृष्णदेव राय के जो सक्सेसर्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो इतने वास्ट एम्पायर को संभालने लायक नहीं थे या संभाल नहीं पा रहे थे, और जो नायकास थे, मिलिट्री चीफ्स थे, वो जगह जगह पे रिबेल कर रहे थे, तो उनको वो रोक नहीं पा रहे थे। In 1542 control had shifted to Aravidu dynasty. अराविडू डायनेस्टी के पास, जो लास्ट डायनेस्टी थी, उसके पास कंट्रोल आ गए 1542 में। whose chief minister Rama Raya tried to play one sultanate against the other. एक सल्तनत को, जैसे बीजापुर है, उसको गोलकोंडा के अगेंस्ट, या इस तरह से वन सल्तनत अगेंस्ट द अदर वो कोशिश कर रहे थे, तो जिसकी वजह से वो सारे चिढ़ गए और उन्होंने अपने फोर्सेस को कंबाइन कर लिया एंड दे डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ द विजयनगर एट तालीकोटा, ऑल्सो नोन एज रक्षासी तंगड़ी, इन 1565। ये वॉर हुआ था 1565 में, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा। उसमें जो विजयनगर एम्पायर के जो सैनिक थे वो हार गए, बुरी तरह से हार गए, और उसके बाद जो था वो सिटी जो था, ये शहर था, इट वाज कंप्लीटली सैक्ड एंड डेजर्टेड, पूरी तरह से खत्म हो गया इन 1565। और अब जो एम्पायर था वहां से शिफ्ट करके अब कहां पे आ गया? पेनुकोंडा, एंड लेटर चंद्रगिरी नियर तिरुपति। तिरुपति कहां? आंध्र प्रदेश में, उधर शिफ्ट हो गया ये। तो पहले ये कर्नाटक तक था, अब ये आंध्र प्रदेश की तरफ आ गया, प्रेजेंट डे। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट डे, क्योंकि वहां से ये हार गए तो वहां से उनको छोड़ना पड़ा और वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो दिस इज अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक में बॉक्सेस में दे रखी है वो सब भी हमें जानना चाहिए। विजयनगर एम्पायर को जो कंटेम्पररीज थे, उस टाइम पे जो कंटेम्पररी रूलर्स थे, वो लोग उसको किस नाम से बुलाते थे? तो वो कहते थे कर्नाटका साम्राज्यमु। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि रूलर्स ऑफ उड़ीसा, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, उनको क्या कहा जाता था? गजपति रूलर्स, यानी कि लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। गज मीन्स एलिफेंट्स, गजपति लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। रूलर्स ऑफ डेक्कन, they were called Ashwapati or Lord of Horses. And the Rayas of Vijayanagara, they were called Narapati. That means the Lord of Men. Nar means what? Men. So now these are important terms which you have to remember. Gajapati, Ashwapati, Narpati.
Now Krishna Deva Raya, his work on statecraft in Telugu, there's a work. He has written a book on statecraft in Telugu, which is known as Amukta Malleda. और अमुक्त मल्लडा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है. इसमें कृष्णदेवराया बताते हैं कि जो ट्रेडर्स आते हैं सेंट्रल एशिया से, अरेबिया से, ये लोग थके हुए होते हैं, तो इनको हम कैसे ट्रीट करें इन अ सूटेबल मैनर, अच्छे से, ताकि वो खुश हों, उनको कुछ प्रॉफिट भी मिले, और वो जो है अपना जो भी आइटम्स हमने उनसे लिया है वो किसी और को जाके ना बेच दे, जो हमारे एनिमीज हैं उनके पास जाके ना बेच दे. तो इसलिए हमें उनके साथ बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा. तो ये सब हमें किसके थ्रू जानकारी मिलती है? अमुक्त मल्यदा से. एक और टर्म जो हमें जानना जरूरी है वो है यवना. यवना कौन थे? यवना वो लोग थे, उस समय लोग बोलते थे, उनको जो ग्रीक से और अदर प्लेसेस से जो बाहर से आते थे और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करते थे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. सो कृष्णदेवराया अपने आप को उनको बहुत, ही यूज्ड टू टेक प्राइड इन द टाइटल ऑफ एस्टैब्लिशर ऑफ द यवना किंगडम. उनको अच्छा लगता था क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कई जो सुल्तान्स थे ना, उनको उनके जैसे एक सुल्तान, एक रूलर की डेथ हो गई, जो नेक्स्ट सुल्तान बनना है, तो कई सुल्तान्स को उन्होंने बनाया, एस्टैब्लिश किया वहां पे. तो इसलिए वो बहुत गर्व से कहते थे कि ही वॉज द एस्टैब्लिशर ऑफ द यवना किंगडम. So this is very important, that who was called the establisher of the Yavana kingdom? It was Krishna Deva Raya. And his work on statecraft is Amukta Mallida. And the rulers of Odisha, they were called Gajapatis, rulers of Deccan, Ashwapati, Rayas of Vijayanagara, they were called Narapati. And Vijayanagara was also known as Karnataka Samrajyam. These are given in the boxes, students, and you have to really pay attention to all of these boxes also. Next we have a map over here, as you can see. ये विजयनगर एम्पायर का है. इसके ऊपर आप देख सकते हैं डेक्कन सल्तनत है. यहाँ पे जो डेक्कन सल्तनत है वो 4 राजाओं में बटा हुआ था, अहमदनगर, बीजापुर, बिदर, गोलकोंडा. और इनके साथ ही हमेशा थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती थी, और कई बार जैसे कृष्णदेवराय ने तो इनको हराया था, बीजापुर के सुल्तान को हरा दिया था. तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विजयनगर है, इसको हम्पी भी कहते हैं, और बाद में कैसे एम्पायर तिरुपति की तरफ शिफ्ट हो गया, कर्नाटका से अब ये आंध्र प्रदेश की तरफ आ गया. और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं द बैटल ग्राउंड ऑफ 1565 AD, यानी कि बैटल ऑफ तालीकोटा. ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे? रक्षासी तंगड़ी. ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी थे, सम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, क्योंकि उस समय बाहर से बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहता था. तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कुछ ये थे, कालीकट है, गोवा है, फिर मछलीपट्टनम है, पुलिकट है, नागापट्टनम है. ये सब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे जिनको हमारे बुक्स में ज्यादा मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये इन पोर्ट्स को भी कंट्रोल करने के लिए हमेशा टेंशन बनी रहती थी. डेक्कन सल्तनत और विजयनगर एम्पायर और जो गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा है, इनके बीच हमेशा इन पोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए भी टेंशन बनी रहती थी. तो ये सारा हमारा आज का ये फर्स्ट टॉपिक यहीं पे खत्म होता है. आई होप यू the students have liked this video, and if there is anything else that you would like me to include, it would be let me know, and it would be really helpful for me. Thank you so much.